नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत शनिवार को शहर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में निकाला गया, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत शनिवार को शहर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में निकाला गया, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार पंचायत एवं निकाय चुनावों को टालकर जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय शासन व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों के माध्यम से शासन चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इसी क्रम में महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजमेर क्लब चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान सारिका सिंह ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो वर्ष 2023 के प्रस्तावित महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू कर 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने चुनाव समय पर नहीं कराए और जनहित के मुद्दों की अनदेखी जारी रखी तो पार्टी भविष्य में भी इसी तरह के आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के अधिकारों के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ है कि संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ। उस संदर्भ में आज हमने धरना प्रदर्शन रैली की है, जिसमें हमारी महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष सारिका सिंह भी आई है, पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर जी भी आई हैं और हम सभी कांग्रेसजन आज रैली और प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से न पंचायत चुनाव हो रहे हैं, न नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खुला उल्लंघन है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही जैसा कि मालूम है कि 2023 में ऑलरेडी कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल ले आए थे, वो अगर लागू करें तो हम आज भी राजी हैं, आज फ्लोर पर आएँ और महिला आरक्षण करें, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इनका बीजेपी का विचार नहीं है महिला आरक्षण का, केवल ये मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं और हमें बदनाम करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। जो अभी महिला आरक्षण के विषय में अभी जो प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, एक सीधी सी बात है। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। उसे तो 23 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया? 24 के चुनावों में लागू कर सकती थी बीजेपी, कोई कारण ही नहीं था कि उसको लागू क्यों नहीं किया। आज वो सोच रहे हैं कि जनता को हम गुमराह करके बेवकूफ बना लेंगे और ये ऐसा कर लेंगे कि ये हम इसको कांग्रेस के सिर पे मर देंगे। कैसे भाई? अब ये ना तो ये परिसीमन करने की आड़ में महिला कांग्रेस आज तक महिला आरक्षण का विधेयक क्यों और ये परिसीमन विधेयक के साथ जोड़ करके क्यों रखा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधेयक इतने वर्षों में पहली बार गिरा है। महिला आरक्षण विधेयक ही गिरा। इनके बाकी सब कानून तो ये पास करा लेते हैं, सारे विधेयक पारित कराते हैं, यही क्यों गिरा? और अगर इनकी नीयत साफ है, मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं और प्रेस के साथी भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये चाहे तो आज से अभी से 23 से ये इसको लागू कर सकते थे। ये तो पारित हो चुका है, इसको दोबारा पारित कराने की कहाँ जरूरत है? इसको लागू करें। हम तो ये कह रहे हैं आज लागू करो, अभी करो। राजीव गांधी जी की इच्छा थी, उनकी नीयत साफ थी, तो उन्होंने आज प्रधान जो भी पंचायतों नगर निगमों निकायों में महिलाएं बैठी हैं 33%, ये आरक्षण राजीव गांधी जी की देन थी, कांग्रेस के नेता की देन थी। सोनिया गांधी जी चाहती थी तो
2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवा दिया। तो इन लोगों की मंशा ही नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। अब जनता ना तो बेवकूफ है, ना महिलाएं बेवकूफ हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, सब सच्चाई को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इनका नकाब हट चुका है और वो अच्छे दिन की आड़ में कैसे लोग अपने दिन काट रहे हैं, जनता जानती है। ये जवाब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को अपने परिवार के साथ पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने पवित्र पुष्कर सरोवर में अपने परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को अपने परिवार के साथ पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने पवित्र पुष्कर सरोवर में अपने परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चिराग पासवान ने कहा कि लगभग 1.5 दशक पूर्व वह अपने पिता के साथ पुष्कर आए थे। उसके बाद से ही परिवार सहित यहाँ आकर ब्रह्मा जी के दर्शन करने की इच्छा मन में थी, जो अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में कार्य कर रही है और आने वाले समय में पार्टी के विस्तार की व्यापक योजना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने पुष्कर में भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद मांगा, ताकि संगठन को मजबूती मिल सके और राजनीतिक रूप से नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का समर्थन बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद देना उनकी आस्था का हिस्सा है, वहीं इससे उन्हें अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने परिवार की सुख समृद्धि और देश के विकास के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा मंदिर दर्शन के लिए पधारे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे परिवार के साथ और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार पुनः ब्रह्मदेव जी के दर्शन करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ मिला। आज से लगभग 1.5 दशक पहले पिताजी के साथ मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त उनके साथ यहाँ पर दर्शन करके गया था। लंबे समय से मन में ये इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ जाऊँ, दर्शन करूँ, आशीर्वाद लूँ। आज जिस तरीके से पार्टी नई ऊंचाइयों पर जा रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग जिस तरीके से आगे और विस्तार करने की सोच रखते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि सबका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे। इसी सोच के साथ आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, आशीर्वाद लिया भविष्य के लिए, और जितना कुछ इन्होंने दिया है उसके लिए धन्यवाद दिया। आपके पिताजी भारतीय राजनीति में अहम हिस्सा रहे हैं, आपकी भी वही भूमिका है। बिहार में भाजपा सरकार बनी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले आपका भी नाम चल रहा था उसमें। नहीं, ये क्यों चल रहा था मुझे ये नहीं पता। फिलहाल हमारी पार्टी एक सहयोगी की भूमिका में है। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार और ज़्यादा हो, बिहार में भी और बाकी राज्यों में भी। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव अगले साल होने हैं। पार्टी वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। उन राज्यों में चुनाव की दृष्टि से हम लोग संगठन को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बट हाँ, बिहार में एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी, पहली बार बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी है। और मैं मानता हूँ कि एक सहयोगी होने के नाते अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार में है। ये 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। अगले 5 सालों में हम लोग बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार हवाई हमले से बचाव की तैयारी और नागरिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता परखने के लिए शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा लोकबंधु के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास के तहत शाम 7:30 पर हवाई हमले की स्थिति का सिमुलेशन किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार हवाई हमले से बचाव की तैयारियों और नागरिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता परखने के लिए शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा लोकबंधु के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास के तहत शाम 7:30 बजे हवाई हमले की स्थिति का सिमुलेशन किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं मॉक ड्रिल के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि निर्धारित समय पर अचानक हवाई हमले की स्थिति निर्मित करते हुए चेतावनी प्रणाली सक्रिय की गई, सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट किया गया। हमले के कारण परिसर में कई स्थानों पर आग लगने और लोगों के हताहत होने की स्थिति दर्शाई गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति उत्पन्न होते ही नागरिक सुरक्षा विभाग सक्रिय हुआ। वार्डनों और स्वयंसेवकों ने तत्काल मौके का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम में सहायता मांगी। बचाव दल के पहुंचने तक मौके पर मौजूद टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गंभीर घायलों को स्ट्रक्चर और अन्य आपातकालीन तरीकों से निकालकर प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। घटनास्थल पर लगी आग को नागरिक सुरक्षा दल ने अग्निशमन नियंत्रकों की सहायता से नियंत्रित किया, जबकि बड़ी आग पर अग्निशमन विभाग की दमकलों ने काबू पाया। वहीं ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को फ्लाइंग फॉक्स, चेयर नॉट, फायरमैन लिफ्ट और मल्टीपल थंब नॉट तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारा गया। सभी घायलों को सुरक्षित निकालने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद वार्डनों ने नुकसान का आकलन कर इंसिडेंट कमांड ऑफिसर को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वारा ऑपरेशन पूर्ण होने और ऑल क्लियर की घोषणा की गई, जिसके संकेत स्वरूप सायरन बजाया गया। इस मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्काउट्स सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारियों का परीक्षण करना रहा। 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि अपने कलेक्ट्रेट में हवाई हमला और यहाँ बम गिराने की सूचना मिली। मैंने तुरंत हमारी जो एजेंसी हैं, जिसमें विशेषकर हमारे सिविल डिफेंस टीम को एक्टिव किया और उसके साथ पुलिस विभाग को तुरंत जितने भी हमारे पास संसाधन है उसको लेकर तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। हमारे फायर स्टेशन से तुरंत हमने 10-12 गाड़ियां बुलाई, मेडिकल स्टाफ को एक्टिव करके मेडिकल की 8-10 एम्बुलेंस हमने तुरंत बुलाई और पूरा ब्लैकआउट करके और जितनी फास्ट रेस्क्यू हो सका उतना फास्ट हमने रेस्क्यू करने का प्रयास किया और हम बहुत जल्दी इनको रेस्क्यू कर पाए और सभी को हमने सबसे पहले यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सभी को JLN रेफर कर दिया। सर, क्या टाइम पीरियड रहा, किस तरह का? 7:30 बजे हमारे पास मैसेज आया था, उसके तुरंत बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अभी शाम को 7:30 बजे करीब एकदम से जो जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय का ऑफिस में यहाँ जो हूटर लग रखा है वो बजा। अब सायरन की आवाज के साथ ही कंट्रोल रूम से वायरलेस के माध्यम से बॉम्ब स्ट्राइक की सूचना थी, जिस पर नॉर्थ के थानाधिकारी, सीओ साहब, मैं और प्रशासन से सभी अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। यहाँ सिविल डिफेंस की टीम कार्यरत थी, घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा था और उनके साथ ही जो एक्सेस कंट्रोल है वो किया जा रहा था। एम्बुलेंस में कुछ घायलों को भेजा गया है और इसी के साथ ही ये जो सिविल डिफेंस द्वारा पुलिस प्रशासन सबके और सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ये ब्लैकआउट और ये जो कार्रवाई की गई है, ये एक मॉक ड्रिल है जो रियल टाइम में किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट हो तो उसमें किस तरीके से बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सर, कैसी रही ड्रिल? ड्रिल तो आप एनालाइज करें, है ना। पुलिस और प्रशासन को द्वारा मौके पर पहुंचकर तुरंत ही जो रेस्क्यू किया जाना है, जो हताहत है घायल, उनको तुरंत JLN भेजा गया है और जो कम घायल थे उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। स्ट्रेचर के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से पूरा रोड क्लियर करवा के सभी को JLN भेजा गया है और पूरा एरिया है उसको पुलिस के नियंत्रण में लिया गया है। सर, कौन कौन सी टीमें लगी थी इसमें? सिविल डिफेंस की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीमें लगी हुई थी।
घटनाक्रम क्या बताया गया है? जी, घटनाक्रम क्या बताया गया है? घटनाक्रम जो बताया गया है वो शाम को 7:30 बजे जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली कि कोई कलेक्ट्रेट कैंपस में एयर स्ट्राइक किया गया। तो सबसे पहले इसको ब्लैकआउट किया गया और एयर स्ट्राइक के थ्रू बॉम्ब की सूचना थी, बॉम्ब ब्लास्ट, और उसकी आधार पर ही यहाँ पूरा जो कलेक्ट्रेट कैंपस है वो ब्लैकआउट किया गया। ठीक है सर। जैसा कि आपको पता है कि हर जिले में मॉक अभ्यास किया जा रहा है किस रिगार्डिंग एयर स्ट्राइक प्लस ब्लैकआउट के रिगार्डिंग। इसी दौरान हमारे अजमेर ज़िले में भी ये मॉक अभ्यास किया जा रहा है और इसमें हमारी 6 NDRF की टीम नंबर 6N ने पार्टिसिपेट किया है। मॉक अभ्यास के दौरान कि अगर एयर स्ट्राइक वगैरह होती है तो किस प्रकार से आम जनता को रेस्क्यू करना है और उसको वहाँ प्रभावित क्षेत्र से निकालना है, ये सारी चीज़ें मॉक अभ्यास के दौरान की जाती हैं। सर कौन कौन सी टीमें इसमें NDRF की तरफ से टीम नंबर 6N है और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें सिविल पुलिस वगैरह से। महानगरों की तर्ज पर अजमेर शहर में भी ओरम द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत लालाबना के कर कमलों द्वारा किया गया। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर से आई विविध वस्तुओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। महानगरों की तर्ज पर अजमेर शहर में भी ओरम द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत लालाबना के कर कमलों द्वारा किया गया। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर से आई विविध वस्तुओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अजमेर में ओरम एग्जीबिशन का शुभारंभ में महिलाओं की भागीदारी खास आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न राज्यों से आई स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्प, परिधान, ज्वेलरी और घरेलू उपयोग की आकर्षक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। हर स्टॉल पर अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति और कला की झलक देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकांश स्टॉल्स महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है। आयोजकों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उन्होंने कहा कि ओरम द्वारा हर वर्ष ऐसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को मंच प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। प्रदर्शनी की आयोजक स्मिता गोयल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना और सशक्त भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि देश भर से आई महिलाओं की बनाई गई वस्तुओं को यहाँ एक मंच पर लाकर उन्हें बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से स्मिता जी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, महिलाओं को मजबूत करने के लिए कि पुरुष ही काम नहीं कर सकते, महिलाएं भी काम कर सकती है और उनसे कहीं वो कम नहीं है, उनसे एक कदम आगे निकल सकती है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने अभी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का जो अधिनियम लाए थे, उसको षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया गया। नहीं तो महिलाएं राजनीति में, इस काम के साथ साथ राजनीति में भी 33% महिलाएं होती तो निश्चित तौर पर इन महिलाओं में से कोई ना कोई अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता और राजनीतिक रूप से भी लोगों को अच्छे उनके लिए काम करते। विशेषकर मैं स्मिता जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये जो एग्जीबिशन है 15वीं एग्जीबिशन है। इस 15वीं एग्जीबिशन में सारी एग्जीबिशन में मुझे आने का सौभाग्य मिला और जब भी मैंने देखा कोई ना कोई नया इसमें किया हुआ मिलता है। ऐसा नहीं कि एग्जीबिशन उसी तरह से रिपीट होती जाती है, कुछ अलग हटकर ये एग्जीबिशन को करती है। इनको ढेर सारी स्मिता जी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं स्मिता गोयल ओरम एग्जीबिशंस में ऑर्गेनाइज करती हूँ हर साल में 3 बार, और इस बार भी हमने बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया है जहाँ पे हर तरह का सामान है। तो जो भी जिनको शॉपिंग का शौक है, प्लीज़ अजमेर सब लोग आए। ये फर्न रेसिडेंसी में है और ये सिर्फ 1 डे एग्जीबिशन है, तो प्लीज़ सब लोग जितना जल्दी हो सके आ जाएं, जिससे पहले स्टॉक आउट हो जाए। और आई वेलकम यू ऑल, सो प्लीज़ बी देयर। थैंक यू सो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 860वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर शहर में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की भव्य श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर शहर में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की भव्य श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। जयंती समारोह के तहत 25 अप्रैल को सूचना केंद्र में देशभक्ति, एकल गायन एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। समारोह समिति के मुकेश खींची ने बताया कि सभी प्रतिभागियों को गायन प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 2 प्रतिभागियों को अवसर दिया गया, जबकि सामूहिक नृत्य में एक समूह की एक प्रविष्टि मान्य रही। समारोह समिति के शिव प्रसाद गौतम ने जानकारी दी कि रंग भरो प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता को पूर्व में ही चित्र कार्डशीट उपलब्ध कराए जा चुके थे। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित हुई। इसके परिणाम शहर एवं विद्यालय स्तर पर अलग अलग घोषित किए जाएंगे। जयंती समारोह के अंतर्गत 26 और 27 अप्रैल को लोहागल स्थित कर्णे स्पोर्ट्स शूटिंग एवं एडवेंचर्स एकेडमी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मृति राइफल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता संयोजक हिम्मत सिंह के अनुसार छात्र छात्रा पुरुष एवं महिला वर्गों में सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी एयर राइफल और पिस्टल मुकाबलों में भाग लेंगे। सीओसी सीनियर वर्ग में विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं पदक भी प्रदान किए जाएंगे। समिति सदस्य विनीत लोहिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी खेल प्रतियोगिताओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राइफल शूटिंग के साथ साथ हॉकी, टेनिस, रोलर स्केटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति के संपत सांकरा के अनुसार सभी प्रतिभागियों और प्रतियोगिता के विजेताओं को 17 मई वर्ष 2026 को आयोजित मुख्य समारोह में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। अजमेर ही नहीं, पूरे भारत के यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती जो 17 मई 2026 को तारागढ़ की तलहटी पर पृथ्वीराज स्मारक पर मनाई जाएगी, उसके संदर्भ में महीने भर की पृथ्वीराज जयंती के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज देशभक्ति एकल गान प्रतियोगिता और सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता जो देशभक्ति से संबंधित है वो आयोजन यहाँ किया जा रहा है। अनेक विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। प्रस्तुतियाँ चल रही है। अच्छी से अच्छी बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। हमारे जो वीर सम्राट हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए त्याग किया, बलिदान किया है, उनके बलिदान को हम भूले नहीं और आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को स्मरण करती रहे, इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों ने भाग लिया, करीब 15 लड़कों ने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया है और 10 स्कूलों के सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए। देशभक्ति गायन और देशभक्ति की थीम पर ही सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।
खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।